हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के व्याख्यान में आप सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं उसके संदर्भ में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हॉब्स और लॉक के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। हॉब्स और लॉक का जो तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हॉब्स और लॉक के विचारों में क्या समानता है। तुलनात्मक अध्ययन हम तभी पूर्ण मानते हैं जब हम समानता की बात भी करते हैं और उनमें अंतर की बात भी करते हैं। तो हम अपने बातचीत को आरंभ करेंगे सबसे पहले हॉब्स और लॉक दोनों ही विचारकों की समानता के साथ। पहले हम जितने भी व्याख्यानों में हॉब्स और लॉक की चर्चा कर चुके हैं, उसमें हमने उनके विभिन्न विचारों के बारे में बातचीत की है। अगर हम उनकी समानता की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स और लॉक दोनों ही ब्रिटिश विचारक हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो दोनों की समानता को उजागर करती है, सामने रखती है, कि राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार दोनों ने ही सामाजिक समझौते या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को माना है और वो दोनों ही प्राकृतिक व्यवस्था के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और यह भी प्रतिपादित करते हैं कि सरकार जो है समझौते में भाग नहीं ले सकती। तो इसी तरह से अगर समानता की बात हम और कहें तो एक अन्य बिंदु जो सामने आता है कि दोनों ने ही राज्य का उद्देश्य शांति स्थापित करना और व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करना या उसके जीवन को सुरक्षा प्रदान करना माना है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई कानून को भंग करता है तो उसको दंड देने की बात भी दोनों ने ही स्वीकार की है। और एक अन्य बात जो कि समानता के रूप में हमें दिखाई देती है कि लॉक का जो दर्शन है वह भी हॉब्स की तरह ही व्यक्तिवाद पर आधारित है। तो इस प्रकार अगर हम समानता की बात कहें तो दोनों ही विद्वान सामाजिक समझौते की बात करते हैं, व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करते हैं, शांति और सुरक्षा की बात करते हैं। तो इन बिंदुओं पर जो समानताएं हमें दिखाई देती हैं, उस आधार पर हम इनको एक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ समझ सकते हैं। लेकिन इन समानताओं के बाद अगर हम इनमें दोनों ही विचारकों के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि समानताएं हैं, लेकिन इनके बावजूद दोनों में बुनियादी भेद, और ये जो भेद है काफ़ी अलग अलग रूप में हमको जो इसके भेद दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें चाहे वो व्यक्ति के स्वभाव को लेकर के हो, प्राकृतिक दशा की हो, राज्य के निर्माण की हो या शासन के स्वरूप को लेकर हो, तो दोनों का ही जो तर्क है वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो अब हम चर्चा आरंभ करते हैं कि हॉब्स और लॉक का जब तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं तो उन दोनों के ही दृष्टिकोणों में या विचारों में जो बुनियादी भेद हैं, जो मूल अंतर हैं, वो क्या हैं। हम चर्चा करेंगे पहले बिंदु से। हॉब्स कहता है कि मनुष्य जो है कैसा होता है। मनुष्य पूर्ण रूप में स्वार्थी होता है, क्रूर होता है, दुष्ट होता है, हिंसक होता है, भय से ग्रसित होता है, शक्ति और कीर्ति की भावना से प्रेरित होता है, बुरी भावनाओं की उसमें प्रधानता होती है, पार्श्विक प्रवृत्ति वाला होता है। तो जितनी भी बुराइयां हॉब्स ने मानव स्वभाव में बताई हैं, उनको इन बिंदुओं के साथ हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरी हम अगर लॉक की बात करें तो लॉक क्या मानता है कि लॉक ये मानकर चलता है कि जो मनुष्य होता है वह अच्छी एवं मानवीय प्रवृत्तियों जैसे प्रेम, दयालुता, सहयोग आदि की जितनी भी उदार भावनाएं होती हैं उनसे युक्त होता है। यानी उसमें ये सभी प्रेम की, दयालुता की और सहयोग की अच्छी भावनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरी बात जो दोनों में अंतर हमको दिखाई देता है कि हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक दशा है वो सतत संघर्ष की, युद्ध की और विषमता की दशा होती है, जिसमें व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं होता और इसमें नैतिकता का भी पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। यानी मनुष्य हिंसा और जो हत्या का की जो स्थिति है उसको ही ठीक मानता है। वो उसमें कोई नैतिकता की कोई बात नहीं होती, केवल और केवल वह अपने हित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो हिंसा और हत्या का सहारा लेता है। लेकिन लॉक क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। लॉक ने जिस प्राकृतिक दशा का चित्रण हमारे सामने किया है उसमें वह किस बात को महत्वपूर्ण मानता है। वह कहता है कि प्राकृतिक दशा जो है वो शांति, सहयोग और स्वतंत्रता की अवस्था होती है। और साथ ही साथ वो यह भी कहता है कि ये प्राकृतिक दशा है इसमें व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी वो व्यक्ति के अधिकारों
मूल रूप में जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी कल्पना भी करता है और उनकी सुरक्षा की बात भी करता है। तीसरा जो अंतर दोनों में दिखाई देता है उसमें पहले हॉब्स कहता है कि जो प्राकृतिक दशा में जो सतत संघर्ष है यानी जो विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है उससे उत्पन्न जो अराजकता है उसको खत्म करने के लिए ही सामाजिक समझौते की जरूरत या आवश्यकता होती है। यानी हॉब्स क्या मानता है कि जब व्यक्ति समाज में संघर्षरत रहता है और अंत में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नैतिकता खत्म हो जाती है, हिंसक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो उस अराजकता को दूर करने के लिए समझौते की जरूरत महसूस होती है और इस कारण से ही आगे जाकर के समझौता किया जाता है। लेकिन लॉ क्या कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को मूल रूप से तीन असुविधाएं देखने को मिलती हैं, या यूँ कहें कि प्राकृतिक अवस्था की जो कमियां हैं वो तीन हैं। पहली बात कि उसमें प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे। दूसरी बात कि प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी और साथ ही साथ प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाली सत्ता का भी अभाव था। तो प्राकृतिक अवस्था की ये जो असुविधाएं थी, जो ये कमियां थीं, जो ये परेशानियां थीं, इनको दूर करने के लिए ही राज्य निर्माण का निश्चय किया गया। अगली बात जो हॉब्स और लॉक में जो भेद स्थापित करती है, चौथी बात कि हॉब्स कहते हैं कि राज्य का निर्माण करने के लिए एक ही समझौता किया गया, यानी एक समझौता, और वो भी किसके बीच? लोगों के बीच में आपस में किया गया और फिर समझौते के द्वारा आगे राज्य का निर्माण किया गया। लेकिन लॉक कहते हैं कि समझौते दो स्तरों पर हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक, यानी पहला व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में और दूसरा व्यक्ति और समाज द्वारा एक राज्य नामक संस्था की स्थापना करने के लिए दूसरा राजनीतिक समझौता किया गया। तो इस प्रकार दोनों के विचारों में समझौते को लेकर भी एक जो भेद, जो अंतर हमें दिखाई देता है, एक और दो समझौते का जो दोनों में अंतर दिखाई देता है, उसके कारण भी हम यह कह सकते हैं कि दोनों के विचारों में अंतर है। दोनों समझौते के तरीकों पर और समझौते के कितने तरीके हो सकते हैं उन पर भेद रखते हैं। अगली बात जो पांचवा बिंदु आता है, दोनों में भेद स्थापित करता है, दोनों में भेद दर्शाता है, उसके अनुसार हॉब्स क्या मानता है? हॉब्स ने माना कि निरंकुश राजतंत्र उचित होता है। क्यों? वो मानता है कि मनुष्य कैसा है? मनुष्य तो हमेशा युद्ध करता है, झगड़ालू है, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्रूर है, पाशविक है, बहुत सारी चीज़ें हैं और शक्ति पाना चाहता है। ऐसी सारी चीज़ों को पाने के लिए वो क्या करता है? निरंतर संघर्ष करता रहा है, निरंतर विरोध की स्थिति को जन्म देता है, हिंसा और हत्या को अपने जीवन के साथ महत्वपूर्ण रूप से जोड़ लेता है। तो इस तरह से हॉब्स कहते हैं कि इन सारी स्थितियों को खत्म करने के लिए व्यक्तियों द्वारा राज्य का या दूसरे शब्दों में कहें राजतंत्र के समर्थन की बात की गई है। लेकिन उस राजा पर या उस व्यवस्था पर उसने किसी तरह के निरंकुश की बात स्वीकार नहीं की। तो एक तरह से निरंकुश राजतंत्र की बात हॉब्स अपने चिंतन के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन लॉक क्या कहता है कि भले ही प्राकृतिक अवस्था के बाद लोगों ने आपस में समझौता किया हो, लेकिन वह कहता है कि जो राजतंत्र स्थापित हो वह सीमित रूप में अथवा वैधानिक रूप में उसका स्थापना उसकी होनी चाहिए, उसका उसने समर्थन किया है। क्यों? क्योंकि वह कहता है जो बहुसंख्यक लोग हैं वो राजा की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। हर व्यक्ति को भले ही ना हो, लेकिन जो राजतंत्र है उसको नियंत्रित या मर्यादित करने का अधिकार उसने कहीं ना कहीं लोगों को दिया है, मनुष्यों को दिया है। अगली बात जो छठा बिंदु जो दोनों के अंतर को स्पष्ट करता है कि एक और हॉब्स जो क्या कहता है, प्रजा को शासक के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार वो नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो कहता है कि जो शासक है वो उस पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तो प्रजा का एक रक्षक है और प्रजा के रक्षण के लिए कार्य करता है, इसलिए उस पर अंकुश की कोई ज़रूरत नहीं है और इसलिए प्रजा जो है उसके विरुद्ध क्रांति नहीं कर सकती। लेकिन लॉक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर शासक की शक्तियों को हम सीमित करना चाहते हैं या उसे सीमित करना है तो जरूरी है कि बहुसंख्यक प्रजा को राजसत्ता के विरुद्ध क्रांति और विद्रोह करने का अधिकार भी दिया जाए। क्यों दिया जाए? ताकि जनता के हितों की अनदेखी न हो और अगर राजा निरंकुश बनने का प्रयास करता है तो जनता या बहुसंख्यक जो प्रजा की बात लॉक करता है उसको भले ही अधिकार दिया जाए, लेकिन ये अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि प्रजा को
सत्ता के नियंत्रण की शक्ति प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार हॉब्स और लॉक का ये जो भेद है वो विभिन्न बिंदुओं के अनुसार हमें उसके चिंतन में दिखाई देता है। आज का यह व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम एक नए विचार के साथ, एक नए बिंदु के साथ पुनः आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत